इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 भाग 3, जिसमें हम परिभाषाओं का सारांश के बारे में जानेंगे। इसके आगे से आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी और लोकतांत्रिक सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट से न हो, मतलब हमारे सामने वह शब्द स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को माना है, रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सबसे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को सामान्य रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मूल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर दी गई थी। जैसे में देख लो, कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट सम्मान। इसके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे में डिटेल्स में समझाया जाता है। जैसे में भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुनाव हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दी गई सलाह पर हम काम करेंगे। भारत से आए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, अधिकारों का सम्मान के लिए लड़ रहे थे। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमवारों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। संविधान और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। ये सब यहाँ पर बनाया गया था। लोकतंत्र ही क्यों पढ़ रहे थे ना उस समय, लोकतंत्र ही क्यों। अब देखो, मैडम लिंगदोह की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी जवाब तो दिया ही। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। लोयांदा एक लड़की थी, वह बोली, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं कि लोकतंत्र हो। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या यह अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? एक और है जो टांगकीनी, वो बोलती है, लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें सिर्फ किसी चीज़ को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह बाकी सभी ने कहा कि हम मान लो तो हम भी मान लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो सब बोलते हैं कि हाँ 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 तो तुम बोलो ना। हम रेवल्स में इंग्लिश क्लास करते थे, तो वहाँ पर जब सारे बच्चे पक्ष में होते थे ना, तो हम अकेले भी पक्ष में होते थे।
हमारे वजह से वहां पर आधा आधा 50-50 का बाजी चलता था। जेनी, हाँ यह गलत रास्ता ही है, यह जो है गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा, मतलब 50 साल, 5-5 साल का होता है ना, तो 50 छोड़ो आधी सदी की बात, समय से लोकतंत्र है। 50 साल से ऊपर 70-75 साल होने वाला है लोकतंत्र का, और अब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है, तो हमें लोकतंत्र ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। रिव्यांग बोलती है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? दो सवाल है इसलिए गरीबी है कि होने के वजह से गरीबी है? किसके वजह से गरीब है अपना देश? जेनी, जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्रा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, स्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह कैसे करेंगे? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राज्य को देश प्रशासन के लिए बुलाया जाए? ये पाइमोन ने कहा है। अब देखो रोज क्या बोलता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, चुनाव और संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। यही कारण है, खत्म हो सकते हैं। कई पीछे से चिल्लाया, मतलब कई बच्चों ने पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। अब दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? फिर रोज बोलता है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, और लड़की है। फिर दोई बोली, यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमने आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यही है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरा दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुझाइए कि कौन सही है कौन गलत है। पर मुझे लग रहा है कि खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है कि नहीं है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, कि लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क कैसे कैसे आते हैं। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में इसने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में
देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों पर जो लोगों का हित है उसका पता होना चाहिए और उसी पर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। करीबन 3000 करोड़ रुपया लगता है एक इलेक्शन को पूरा करवाने में, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में चल रही है? सवाल है, जवाब दे देना। इसमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? जिसका जवाब आप अपने मन में दो, अपने मन में सोचो और क्लास में अपने कक्षा में डिस्कस करो। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी ही गरीबी मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ों को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि और यह भी नहीं होता कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गतिविधियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसलों में देरी होती है। अगर लोग भागीदारी करते हैं, किसी भी फैसले में भागीदार बनना चाहते हैं, तो उसमें फैसला में दिक्कत हो जाएगा। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, क्योंकि हमेशा 5 साल के बाद बदलते जाता है कोई न कोई नेता। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यशीलता पर भी इसका बुरा असर होता है। कोई भी चुनाव हो चाहे नहीं हो, चुनाव होता है तो लोकतंत्र, उसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां तो होती ही हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। इसका असर सब चीज़ पर पड़ता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र को जो रूप देते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता कि क्या सही है क्या नहीं है। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के लोग, जो सरकार के स्वरूप हैं, स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है या नहीं है। कोई भी दो पार्टी है, क्या दोनों सही ढंग से कार्य करेगी कि नहीं करेगी? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चाइना क्या बोलता है? चीन में 1958 से 61 के दौरान 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था जब चाइना में पड़ा था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख के मारे मारे गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कई बेहतर अच्छी थी, मतलब कई बहुत ज़्यादा अच्छा था भारत का अर्थव्यवस्था और यहाँ के आर्थिक स्थिति। फिर भी भारत में चीन के सामने अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे।
आज अगर बार बार दूसरा विपक्षी पार्टी जीतता आज इलेक्शन में, चुनाव में चाइना के, तो चाइना आज इतना आगे नहीं बढ़ा होता। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। वहाँ के सर्वश्रेष्ठ जो शासन था उसको सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है, अलग है। गैर लोकतांत्रिक शासन लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। क्या वो लोकतांत्रिक थोड़े है कि दिक्कत होगा, वो गैर लोकतांत्रिक है, जो मन करेगा वो करेगा। और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरत पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। कौन? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में हर चीज़ का जवाब आपको लोगों को देना पड़ता है क्योंकि लोगों ने आपको भेजा है बाबा। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक नया कारण भी है क्योंकि वो लोग संसद में बिल पास करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा तो ही आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। वहाँ पर बहस होता है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। पूरा सांसद वहाँ पर होता है और लोग भी होते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो चाहे अलग हो तो गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है वहाँ पे। इसी प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाता है। वहाँ पे जब लोकतंत्र होता है तो अच्छा निर्णय लेने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। जैसे में भारत में लोकतंत्र है तो इसमें और ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं हमेशा इलेक्शन होता ही है, इसलिए सरकार को दिक्कत हो जाती है शासन चलाने में। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा हैं। दुनिया को ये भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद को टकराव भी कहते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने पसंद को टक्कर मारते हैं। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं, इसे ताकत के बल पर सुझाया जाता है और इसको समझा भी जाता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होती है या होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना ही होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसे स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक नहीं सह सकते, ज़्यादा तक नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र इसी समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण संसाधन या समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी
अस्थाई विजेता नहीं होता, हमेशा वही नहीं जीतेगा। और कोई अस्थाई रूप से पराजित भी नहीं होता, कभी ना कभी वह भी जीतेगा। अरे 100 बार मैच खेलोगे तो एक ना एक बार तो जीतोगे ना, 100 बार थोड़ी हार जाओगे। 100 विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। भारत जैसे इतने विविध देशों को पूरे जाति समूह अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, भाषा बहुत अलग अलग बोला जाता है। एक लोकतंत्र व्यवस्था ही है कि सब वहां पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करती है। पहला, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकारों के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। अब देखो, लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उदारवादी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक राजनीतिक संविधान के सम्मान पर ही लोकतांत्रिक सिद्धांत चलता है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। इसके आगे का हम पढ़ते हैं भाग 4 में, ठीक है। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, संदेह भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।